हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। हम लोग प्रश्नावली 3.5 के दूसरे के पहले के सवाल को लगा चुके थे। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 की 3.5 के दूसरे सवाल को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 3x plus y is equal to 1। और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2k minus x minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1। ये दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण को a plus 1 है तो पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वल है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, पक्षांतर करके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब कह रहा है कि का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। तो वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस समीकरण के कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन बताइए है कि a1/a2 is equal to b1/b2 and it is not equal to किसके होना चाहिए, c1/c2 के होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो अगर हम पहले समीकरण को किससे तुलना करें, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से तुलना करें और दूसरे समीकरण को a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से तुलना करें तो हमारा काम बन जाएगा। कई बार बता चुका हूं, देखूंगा इसलिए आप लिखेंगे इसलिए a1 is equal x का गुणांक a1 is equal to किसके हो गया 3 के, y का गुणांक 1 है, b1 is equal to 1 हो गया, c1 कांस्टेंट अकेले कितना हो गया -1। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? जी हाँ हो गई होगी। फिर x का गुणांक यहाँ पर कितना है 2k - 1 यानी a2 is equal to किसके हो गया 2k - 1 हो गया। यहाँ पर y का गुणांक k - 1 है यानी b2 is equal to किसके हो गया k - 1 हो गया। क्लियर? और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है -2k + 1 है तो c2 किसके हो गया माइनस ब्रैकेट में 2k + 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब लिखेंगे क्योंकि कोई हल नहीं है, क्योंकि कोई हल नहीं है इसलिए क्या होगा, इसलिए a1/a2 is equal to b1/b2 and it is not equal to c1/c2। क्लियर हो गई? अब यहां पर वैल्यू आप पुट करें, अगर वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 3 है, 3 मिल गया अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1 हो गया। इट इज इक्वल टू b1 कितना है 1 लिख दिया अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है k - 1 तो k - 1 लिख दिया। इट इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है -1 लिख दिया अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है -2k + 1। अभी हो गया -2 प्लस। क्लियर हो गया? अब इस पर चर्चा करते हैं। तो जब इस पर चर्चा करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, पहले पद दूसरे पद के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2k - 1 is equal to 1/k - 1। अब आपके मन में आया कि सर इसको आप इसके बराबर क्यों नहीं कर रहे, अभी तो हर सवाल में करते थे। किया, यहां कर सकते हैं लेकिन नहीं किया। पूछेंगे क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां से k का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा, यानी यहाँ पर आपको यह प्राप्त होगा कि k का मान ये नहीं हो सकता है। लेकिन जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको उस k का वो मान नहीं ज्ञात करना है जिसके बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी, बल्कि हमको k का मान ज्ञात करना है। और k का मान तभी प्राप्त होगा जब यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। ये बात समझ में नहीं आगे? इसलिए दूसरे का तीसरे से कोई संबंध नहीं लेंगे। चलिए यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा तो क्या आएगा 3 -3 का 3 का -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा -3। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? और ये इक्वल क्या होगा 2k और -1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा -1 इसलिए 3k
और ये प्लस 2 के इधर आ गया, हो गया -2 इज इक्वल टू -1 और ये -3 इधर आ गया, हो गया प्लस 3 का चांस करने पर चिन्ह बदल जाता है। इसलिए 3 के में से 2 के गया, क्या बचा, k बचा और -1 प्लस 3 में से बन गया कितना, किया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ये आंसर हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं, समझिए। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप उपयुक्त समझते हैं? तो आपको इसमें क्या करना है, रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, आपको उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और आपको उसी को बीजगणित विधि से भी हल करना है। आप इस सवाल को दोनों विधियों से लगाइए और बेटा क्लास अभी नहीं, थोड़ी देर बाद अभी, तो क्लियर हो गया, नहीं हो गया? और क्या बता रहे थे कि आपको प्रतिस्थापन विधि से भी वो करना है और किस विधि से, बीजगणित विधि से भी सवाल को हल करना है, और दोनों में जो आपको उपयुक्त लगे, मुझे नहीं, आपको जो उसको लिख दीजिए कि ये विधि उपयुक्त है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो कर लेंगे। मुझे लगता है आपको एक चीज बताई गई कि बीजगणित विधि लगाने के लिए गुणन बिल लगाने के लिए आपको दाएं पक्ष में 0 रखना होगा, तो आपको आसानी होगी सवाल को लगाने में। ठीक, चलिए एक और मैं बता देता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। इस सवाल को देख ही लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 8x + 5y = 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या है, 3x + 2y = किसके दिया हुआ 4। इक्वेशन नंबर 2। अब प्रतिस्थापन में लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे यहां पर प्रतिस्थापन में। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और वो मान उठा करके क्या करेंगे, समीकरणों में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या है, 8x + 5y = 9। क्लियर? यहां से 8x चाहे x को y के बदल में लिखते हैं, चाहे y को x के बदल में लिखते हैं, चाहे x को y के बदल में करते हैं, तो 8x = 9 और ये प्लस 5y ये क्या हो जाएगा, -5y। therefore 8x = कितना आ गया, 9 - 5y। 8x = 9 - 5y आ गया। therefore x = क्या हो जाएगा, 9 - 5y / 8 हो जाएगा। गुणे में क्या होगा, बटे को। अब x की यह वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, समीकरणों में रख देंगे। x का यह मान समीकरण में रखने क्या होगा, क्या होगा, यहां से x का यह मान समीकरण में रखेंगे तो क्या दिया होगा, 3 × क्या लिखा हुआ x। x की वैल्यू कितनी आ गई है, ब्रैकेट में 9 - 5y / इसके होगा 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 2y = किसके हो गया, 4। ये बात समझ आ गई, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसको हल करते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन 9 होगा तो क्या है, 27 - 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 27 - 15y / 8 प्लस
2y इज इक्वल टू किसके हो गया 4। ये बात क्लियर हो गई। लघुत्तम लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे 27 माइनस 15y प्लस 8 का 2 से मल्टीप्लाई जो होगा तो क्या आएगा 16y, 8 2 जा 16y एंड इट इज इक्वल टू किसके हो गया 4। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब 27 और माइनस 15y प्लस 16y, 16 माइनस 15 कितना होगा 1y हो गया, प्लस क्या हो गया 1y अपॉन 8 इज इक्वल टू किसके हो गया 4। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा होगा। अभी पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा हम, देखो 27 प्लस y इज इक्वल टू 8 4 जा 32 अर्थो 32। देखो y इज इक्वल टू 32 और ये प्लस 27 उधर क्या हो गया माइनस 27। देखो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब y का यहां समीकरण एक में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापन। अब हम जब बज्रगुणन विधि लगाते हैं, जब हम बज्रगुणन विधि के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा यहां देखिए x की वैल्यू तो निकाल लेंगे ना आपको, चाहे समीकरण 1 में रख देंगे y की वैल्यू और चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे इक्वेशन सेकंड में, आपको वैल्यू मिल जाएगी x। क्लियर, देखा आपने। अब देखते हैं आप सवाल को आगे बढ़ते हैं। इसमें बज्रगुणन विधि लगाना है तो क्या करेंगे, क्या बताया जो अचर पद है अचर राशि है उसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, जो प्लस 9 है इसको हम क्या कर देंगे -9 एंड इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो माइनस प्लस होगा माइनस से इक्वल टू 0 हो गया। पक्षांतर करते हैं। अब यहां पर हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। क्लियर हो गया। अब बज्रगुणन विधि लगाना है, लिखेंगे बज्र गुणन विधि से, बज्रगुणन विधि से क्या होगा x क्या होता है x अपान लाइन खींचेंगे इज इक्वल टू माइनस y अपान लाइन खींचेंगे इज इक्वल टू 1 अपान और एक ऐसी लाइन खींच लेंगे। जब x के बारे में बात करेंगे तो x को ढक लेंगे, बताया था ऐसे ढक लिया आपने, गुणा करेंगे वहां y के मान 5 होगा, आप लिखिए 5 इंटू यहां पर किसके सामने कौन है -4 तो हो गया -4, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपने मन से, क्या लिखेंगे यहाँ पर कितना y का कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू यहां पर -9 है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -9। क्लियर हो गया। अब हम y के बारे में बात करेंगे तो y को ढक लेंगे, तो y को ढक लिए तो यहाँ पर x का मान कितना 8 है तो 8 लिखा हमने, और इसके सामने यहाँ पर मान -4 है तो 8 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -4, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर कितना है 3 तो 3 लिख दिया इंटू इसके सामने क्या है -9 है तो यहाँ पर लिख दिया -9। क्लियर हो गया, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब 1 की बात होगी तो इसको ढक लेंगे, यहां पर कितना है 8 है 8 लिख देंगे इंटू इसके सामने क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहां पर कितना है 3 है 3 इंटू इसके सामने क्या है 5 है 5। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं मुझे लगता है, समझ आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए x अपान 5 और -4 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया -20, फिर -2 क्या होगा +2 9 18 एंड इट इज इक्वल टू
इट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 8 4 जा माइनस 32 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 27 हो गया। तो दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 1 अपॉन 8 9 16 माइनस 3 बचे। ये बात क्लियर हो गई बेटा, नहीं हो गई? मुझे लगता है क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात समझ आ गई। चलिए अब यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं कि क्या हो। therefore x अपॉन माइनस 20 प्लस 18, ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा वाले का चिन्ह लगाएंगे, 20 में से 18 गया कितना आया, माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 3 लग जाएगा। फिर अब इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस 32 प्लस 27 कितना हो जाएगा, ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे और ज्यादा वाला का चिन्ह लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई। एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 अपॉन ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। देयरफॉर अब पहले हम तीसरे को बराबर करेंगे, ये तो बताया था मैंने आपको, और दूसरे और तीसरे को बराबर करेंगे। चलिए तो x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1/1, पहले को तीसरे के बराबर कर दिया, और फिर y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 कर दिया कि नहीं कर दिया? अब देखिए x है क्या, x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन से करेंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। और इसका y हो जाए y एक ही बड़ा करेंगे, y के y और इक्वल टू 5 के 5, y के y और यहाँ पर हो गया 5 के 5, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी x की वैल्यू मिल गई और y मुझे लगता है ये थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक साथ मिलती है। बस ध्यान यहाँ पर बीच में माइनस चिन्हों का ध्यान रखिए, बड़ा आसान सा लगता है बचनों में। क्लियर हुआ, दोनों की वैल्यू एक साथ मिल जाती है, या तो फिर विलोपन और या तो फिर प्रतिगुणन। प्रतिस्थापन थोड़ा सा कठिन माना जाता है। क्लियर, मेरे हिसाब से आपको जैसा लगता हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके हल किसी बीजगणितीय विधि से लीजिए। यानी अब आप यू आर फ्री टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय एनी मेथड, चाहे आप विलोपन विधि लगाइए, चाहे आप जो है प्रतिस्थापन विधि लगाइए, और चाहे आप अवकलन विधि लगाइए। तो चलते हैं, इसमें पहला सवाल देखते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, चौथे का पहला सवाल कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास है जिसमें मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। ऐसे कई सवाल हम बता चुके हैं। नियत किराया वाला एक सवाल बताया था मैंने कि एक नियत किराया है, पर दिन जो है उसके साथ प्रति किलोमीटर उसके साथ किराया बढ़ता जाता है। ऐसे पुस्तक वाली बात हमने बताई थी। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, तो आ रहा है बेटा, आ रहा है क्लास चल रहा है। तो जो है यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर भी ऐसे ही है कि किसी बीजगणितीय विधि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास की व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी जो 26 दिन रहता है वो 1180 रुपया जमा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञान किया। यानी दो प्रकार के मूल्य हैं, एक नियत व्यय सबके लिए लगेगा, चाहे 2 दिन खाइए और चाहे 15 दिन खाइए, वो तो फिक्स हो गया। लेकिन इसके अलावा भी हर दिन का अलग अलग रुपया आपको देना पड़ेगा। तो चलिए दो को इसमें जो
बातें नहीं पता है तो मान लेंगे कि माना नियत व्यय इज इक्वल टू x रुपया और प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है, बराबर y। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात में आ रही है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं बता रहा हूं कि कब हमको कौन सा बिल लगाना है, इसको भी थोड़ा सा देखें, ध्यान दें, थोड़ा फायदा मिलेगा। जैसे अभी जब बड़े सवाल हो जिसमें चर अचर जैसे a प्लस बी एक्स a प्लस बी वाई हो, तो वहां पर बजगुणन विधि लगाना ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, हम आपको सवाल में समझाएंगे कि क्या फायदा, कहां पर क्या होने वाला है। तो चलिए देखिए, जैसे तो पहला जो बच्चा है वो कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन, और कितने रुपए देता है वो, 1000। तो नियत व्यय जो x रुपया उसको देना ही देना, प्रश्नानुसार उसको x रुपया तो देना ही नहीं। क्यों देना है, क्योंकि वो छात्रावास में रह रहा है और एक दिन का भोजन का कितना लग रहा है, y रुपया। तो 20 दिन के भोजन का कितना हो जाएगा, 20 y हो जाएगा। एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है, y रुपया है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 y। तो नियत व्यय हो गया x रुपया क्योंकि वो छात्रावास में रह रहा है। अब 20 y हो गया उसके भोजन का, तो टोटल खर्च क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल कितना खर्च हो रहा है उसका, 1000 रुपए। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1000 रुपए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो बच्चा है वो कितने दिन रहता है, 26 दिन रहता है। कितने दिन रहता है, 26 डेज। तो जब 26 डेज है तो नियत व्यय तो उसका x रहेगा ही रहेगा, और 26 दिन रहता है तो एक दिन का y रुपए है, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26y + 26y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि x और x दोनों के गुणांक सेम है, इसलिए निरूपण विधि लगा दी। क्या जरूरत है बजगुणन लगाने की, सीधे x घटाएंगे, x कट जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू करके रख लीजिए, आराम से आपका काम। तो कौन सी विधि कहां पर आराम जो है सरल हो जाएगी, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर घटाने पर जो है x से x कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप विलोपन विधि लगाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। मुझे लगता है इस सवाल को बताने की जरूरत नहीं है, करिएगा, ये आपका काम है। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसी के चौथे के दूसरे सवाल पर। चौथे का दूसरा सवाल क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो भिन्न ज्ञान दीजिए। बच्चों, जब भिन्न की बात आती है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अंश और हर आना चाहिए। ना अंश के बारे में पता है, ना हर के बारे में पता है, तो आप मान लेंगे मान भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न का अंश जब हो गया x और हर हो गया y, इसलिए भिन्न बराबर हो गया, भिन्न बराबर x बटे y। तो भिन्न बराबर जब x बटे y हो गया तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, पहला कंडीशन क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या होगा कि भिन्न 1/3 हो जाती, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटा दिया, अंश में से 1 घटा दिया जा रहा है, यानी हर में कोई काम नहीं किया, हर वैसे ही है। अंश में से 1 घटा दिया तो अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y। हर में से अंश में से 1 घटा दिया गया तो अंश में से जब 1 घटा देंगे तो x - 1 हो जाएगा। हर में कुछ नहीं कर रहा है इसलिए y ही रहेगा, और ये किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। ये तो कह रहा है 1/3 हो जाता है, तो चलता 1/3 हो जाता है कब, जब हर में से अंश में से 1 घटा जाए, तो अंश में से 1 घटा दिया गया, हर में कोई बात नहीं कह रहा है इसलिए हर से उतार दिया गया, और ये किसके बराबर हो गया, 1/3।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए कैसे गुणा करते हैं, क्या यहाँ से 3 का x से मल्टीप्लिकेशन होगा 3x माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इज इक्वल टू y। और y को इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए और 3 को उधर ले जाइए, तो क्या मिलेगा हमें 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। पुनः क्या कहता है, पुनः फिर क्या कहता है कि यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो ये वहां 1/4 हो जाए, सॉरी हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर में जब 8 जोड़ दिया जाए, यानी अब की बार अंश में कोई बात नहीं होगी, तो अंश वसूल कर गया, अंश वसूल कर गया, और हर में कितना जोड़ दिया गया, y में कितना जोड़ दिया गया, 8 जोड़ दिया गया। अब जब y में 8 जोड़ दिया गया तो ये इक्वल हो गया 1/4। ये बात सुना है आगे? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का मल्टीप्लिकेशन x और ये इक्वल क्या होगा, y का x मल्टीप्लिकेशन होगा y और 8 का x मल्टीप्लिकेशन होगा 8। क्लियर हो गया? पास में आ रहे हैं देयरफॉर 4x ये प्लस y में इधर y आया, क्या हो गया माइनस y, पक्षांतर कर दिया, और ये इक्वल टू किसको हो गया 80% नंबर। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा मेथड इजी होगा, कौन सा मेथड लगाना इजी होगा आपके लिए, तो आप क्या बताओगे, बताइए। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेथड इसके लिए बेहतर होगा, तो देख रहे हैं x तो सेम नहीं है लेकिन y सेम है, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए विलोपन विधि लगाना ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए विलोपन विधि लगाना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। विलोपन विधि निकालिए, लगाइएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x और y की वैल्यू आप इसके रख देंगे, आपको विधि का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग लगभग इस एक्सरसाइज को समाप्त करने की कगार पर पहुंच गए हैं। अगला जो एक्सरसाइज है उसमें हम और नए सवालों को देखेंगे, नई चर्चा करेंगे, और इसमें जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग हल कर लेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। बस आज इतना ही। कोई समस्या होगी तो जरूर हमारे पास मैसेज करें। धन्यवाद।